भगवत गीता में लिखा है कि गलत व्यक्ति को मारना पाप नहीं है। अपने क्लाइंट से यह सब सुनकर वकील भी सोचने लगा, क्योंकि एक तरफ आरोपी गीता की बातें कर रहा था और दूसरी तरफ यही शख्स 40 साल की उम्र तक 40 लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार चुका था। खून और लाशें देखकर तो पत्थर दिल इंसान भी डर जाए, लेकिन यह शख्स उसी कमरे में खाना खाता था जहां उसने अपने शिकारों को मारा था। वो ऐसा इंसान था कि जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसके चेहरे पर जरा भी पछतावा नहीं था। वो एक साधु की तरह शांत था, लेकिन उसने जो कुछ किया था वो किसी भी राक्षस को खुद पर शर्मिंदा कर देता। क्या आपने कभी उस भारतीय सीरियल किलर के बारे में सुना है जिसने सालों तक पूरे देश को दहशत में रखा? उसके तरीके क्रूर थे, उसके शिकार अनगिनत। ये वो कहानी है जिस पर आप यकीन नहीं करेंगे। एक ऐसी अंधेरे की दास्तान जिसने भारत को उसकी नींव तक हिला दिया। आज हम उस राक्षस की कहानी की परतें खोलेंगे जिसने दिल्ली की सड़कों पर मौत का तांडव मचाया था। मैं हूं आपका सूत्रधार और आप देख रहे हैं क्राइम सीन्स इंडिया। यह कहानी शुरू हुई 20 अक्टूबर 2006 को, जब तिहाड़ जेल में एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने कहा कि तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर एक टोकरी में एक लाश रखी है। यह सुनकर हर कोई सन्न रह गया। दिल्ली की सबसे सुरक्षित जेल के ठीक बाहर लाश रखना, ऐसा काम सिर्फ वही कर सकता है जिसे किसी का कोई डर न हो। बाहर जाकर देखा गया तो फुटपाथ पर एक टोकरी रखी थी जिसमें एक लाश का धड़ कसकर बांधा हुआ था और उसके नीचे एक चिट्ठी थी जिसमें पूरे न्यायिक सिस्टम को गालियां दी गई थी। अगर इस चिट्ठी का सार एक लाइन में लिखे तो वो था, पकड़ सको तो पकड़ लो। जिसने भी ये लाश वहां रखी थी और ये चिट्ठी लिखी थी, ये साफ था कि उसे देश की न्यायिक प्रणाली से बहुत बड़ी खुन्नस थी। वो अपनी चिट्ठी से यह बताना चाहता था कि वो अपने काम में कितना माहिर है और पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है। जांच ऐसे ही आगे बढ़ रही थी जब 25 अप्रैल 2007 को एक बार फिर पुलिस की घंटी बजी। वही पत्थर सी ठंडी आवाज। क्या ये वही कातिल था? और इस बार वो क्या करने वाला था? तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के ठीक बाहर उसी जगह पर एक और लाश रखी थी। लाश इतनी कसकर बंधी थी कि वहां मौजूद कोई भी पुलिसकर्मी उसे खोल नहीं पा रहा था। तभी भीड़ में से एक शख्स ने कहा कि वो इस लाश को खोल सकता है, और उसने अपनी चाकू से लाश को खोल दिया। तो बात यह है कि पुलिस और इतने सारे लोगों के मौजूद होने के बावजूद लाश को खोलने वाला शख्स खुद कातिल था। तिहाड़ जेल के बाहर सिर्फ लाश का धड़ मिला था, बाकी शरीर के हिस्से हजारीकोट में थे। अब इस हत्यारे की तलाश पूरे दिल्ली में शुरू हो चुकी थी और तभी पुलिस को एक और खबर मिलती है। तिहाड़ जेल गेट नंबर 3 के बाहर एक और सिरकटी लाश मिली है, साथ में एक चिट्ठी भी है। इस बार उस चिट्ठी में क्या लिखा था? चिट्ठी में उसने पुलिस के लिए लिखा था कि उसे ढूंढने के लिए एक बड़ा इनाम रखा जाना चाहिए, क्योंकि उसे अपने के पर गर्व था। उसने ये भी लिखा था कि वो 7 से 8 साल से हत्याएं कर रहा है और जब वो हत्या नहीं करता तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। कातिल की इस बात से पता चलता है कि उसमें साइकोपैथिक लक्षण थे और डर इस बात का था कि अगर वो साइकोपैथिक है तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए वो और अपराध करेगा। इस मामले की जांच के लिए पुलिस की एक स्पेशल यूनिट बनाई गई, क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को पता चल गया था कि ये कोई साधारण हत्यारा नहीं, बल्कि एक साइकोपैथिक सीरियल किलर था जिसे अपने काम पर बहुत गर्व था। केस सुलझाना और भी मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि लाश की पहचान नहीं हो पा रही थी। तिहाड़ जेल के बाहर मिली दोनों लाशें सिरकटी थी। पुलिस को कोई अंदाजा नहीं था कि लाश किसकी थी और उन्हें कहां मारा गया था। जांच के दौरान सबसे पहले उस कॉल को ट्रेस किया गया जिसने 20 अक्टूबर को पुलिस को मिला था और जिसने उनकी नींद उड़ा दी थी। पता चला कि कॉल एक एसटीडी बूथ से आया था। बूथ के बाहर जब वॉचमैन से पूछा गया तो उसने बताया कि वहां सिर्फ एक ही शख्स आया था। अब स्केच तैयार था और चिट्ठी से कॉलर का लहजा भी पता चल गया था, जो बिहारी लहजे का निकला।
इस केस का तनाव पुलिस के बीच बढ़ता जा रहा था जब उन्हें याद आया कि 1998 में एक ऐसा ही मामला हुआ था, जब तिहाड़ जेल के बाहर एक सिर कटी लाश मिली थी और बाकी शरीर के हिस्से इधर उधर बिखरे हुए थे। इस मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन यह केस सिर्फ 3 साल तक चला क्योंकि पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला था, इसलिए इस केस को बंद करना पड़ा था। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या यह वही कातिल था जो 1998 से ही पुलिस को चुनौती दे रहा था, और इस बार क्या पुलिस उसे पकड़ पाएगी? अब जब यह जांच आगे बढ़ रही थी तो पुलिस के मुखबिर से पता चला कि आजाद नगर में उसी हुलिये का एक शख्स नियमित रूप से डॉक्टर के क्लिनिक जाता था। नरेंद्र पहलवान के नेतृत्व में पुलिस टीम आगे बढ़ रही थी और अगले ही दिन वे डॉक्टर के क्लिनिक पहुंच गए। पूछताछ के दौरान सीरियल किलर ने डॉक्टर को अगले ही दिन की अपॉइंटमेंट के लिए कॉल किया। डॉक्टर से पूछने पर पता चला कि उस शख्स का नाम चंद्रकांत झा था और चंद्रकांत की 5 बेटियां थीं, जिनकी डिलीवरी उसी अस्पताल में उसी डॉक्टर के हाथों हुई थी। डॉक्टर से यह भी पता चला कि चंद्रकांत डॉक्टर के भाई को मारने की कोशिश कर रहा था। तो इसी दिशा में अपनी जांच करते हुए पुलिस ने डॉक्टर के भाई से भी पूछताछ की और वहां उन्हें पता चला कि चंद्रकांत के पास एक मोटर गाड़ी है जिसमें वो सब्जियां बेचता है। इस छोटी सी जानकारी के आधार पर पुलिस चंद्रकांत के घर पहुंच गई और कुछ ही घंटों के भीतर शहर का सबसे खतरनाक सीरियल किलर हथकड़ी में पुलिस हिरासत में था। दोस्तों, अगर आपको क्राइम सीन्स इंडिया की यह कहानी पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि हम ऐसी और रहस्यमयी कहानियां आप तक लाते रहे, तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और कहानियां मिस न करें। आपका समर्थन हमें ऐसी सच्चाई सामने लाने की हिम्मत देता है। अब पुलिस के सभी सवालों और रहस्यों का जवाब उनके सामने कुर्सी पर बैठा था। उसके चेहरे पर जरा भी डर या तनाव नहीं था। अब चंद्रकांत सब कुछ बताने को तैयार था, बस शर्त यह थी कि पुलिस उसे धमकाए या मारे नहीं। उसने अपना नाम बताया, चंद्रकांत झा। वो अपनी 5 बेटियों के साथ दिल्ली में रहता था, लेकिन अपने सीरियल किलर के पेशे को गंभीरता से लेते हुए वो हैदरपुर शिफ्ट हो गया। चंद्रकांत ने कबूल किया कि वो अपने शिकारों को मारकर उन्हें सजा देता था और अपने पाप धोने के लिए वो उनके सिर यमुना नदी में बहा देता था। चंद्रकांत की हत्या का तरीका बहुत अलग था। वो जिन लोगों को मारता था उनसे दोस्ती करता था, क्योंकि उनमें से ज्यादातर या तो उसके गांव के थे या पड़ोसी गांवों के। वो मदद की पेशकश करने के लिए उनसे संपर्क करता था और उन्हें अपने घर में रहने देता था। वो उन्हें छोटे मोटे काम देता था और उसने अपनी पहचान बना ली थी। लेकिन ये तथाकथित दोस्त हत्या होने से बस एक गलती दूर थे। चंद्रकांत छोटी छोटी बातों पर भड़क जाता था, जैसे किसी ने उससे झूठ बोला हो या किसी ने उसके घर पर नॉनवेज खाया हो। चंद्रकांत के गांव का भीड़ू जाधव इसी जाल में फंस गया था। जब भीड़ू जाधव को हत्या के अनुष्ठान के लिए चंद्रकांत के घर लाया गया, उसने देखा कि वहां 2 और लोग थे जो बेबस बंधे हुए थे। लेकिन भीड़ू जाधव ने बहादुरी दिखाई और अपनी और उन 2 अन्य लोगों की जान बचाई। उनमें से एक था अनिल मंडल, जिसने चंद्रकांत के घर से उसका कैमरा ले लिया था। यह वही कैमरा था जिससे चंद्रकांत ने उनकी तस्वीरें ली थीं। और ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि चंद्रकांत झा के उस काले साइकोपैथिक दिमाग का प्रतिबिंब है। जब चंद्रकांत अपनी कहानी बता रहा था तो उसके चेहरे पर कोई पछतावा या डर नहीं था। तो अब सवाल यह है कि चंद्रकांत झा को दिल्ली का सबसे खौफनाक सीरियल किलर किसने बनाया? ये बात उसके पालन पोषण से जुड़ी है। चंद्रकांत कहता है कि उसकी मां उसे बहुत नजरअंदाज करती थी और उसकी आवाज हमेशा दबाई जाती थी। गरीबी और अशिक्षा ने उसे दिल्ली जैसे बड़े शहर की ओर धकेल दिया, जहां लाखों लोग हर साल बेरोजगारी की वजह से पलायन करते हैं। दिल्ली आकर चंद्रकांत ने सब्जी विक्रेता के रूप में काम करना शुरू किया। दिन रात मेहनत करता, सब्जियों के भारी बोरे उठाता। सब कुछ सामान्य चल रहा था, जब तक एक रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए नहीं बदल गई। उस हिंसक रात चंद्रकांत ने एक गैंगस्टर के खिलाफ आवाज उठाई जो एक बेगुनाह को मार रहा था।
लेकिन गैंगस्टर ने उसे इतना मारा कि वो मौत के मुंह में पहुंच गया। अस्पताल में भर्ती होकर उसने एक कड़वा सबक सीखा, इस दुनिया में ताकतवर होना ही सबसे जरूरी है। उसके जैसा एक प्रवासी जिसके पास कोई सहारा नहीं, ऐसे ही खत्म हो जाएगा। जिस रात उसे अधमरा छोड़ा गया था, उसी रात उसने तय कर लिया था कि अब कोई उसे अपनी मनमानी नहीं करने देगा। जहां वो काम करता था, वहां भी उसका यूनियन लीडर से झगड़ा हुआ। चंद्रकांत ने मजदूरों से पैसे लेने से मना कर दिया, जिसके बाद हुई लड़ाई में यूनियन लीडर के हाथ में कट लग गया और चंद्रकांत को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में उसके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ। कभी उसे नंगा किया गया तो कभी उसे कम खाना दिया गया। उसकी पत्नी को भी बेवजह गिरफ्तार कर लिया गया। ये सब उसके अंदर बदले की आग भड़का रहा था। जेल से बाहर आने के बाद पंडित, जो यूनियन लीडर था, चंद्रकांत ने उसे अपना पहला निशाना बनाया और 1998 जो लाश तिहाड़ जेल के बाहर मिली थी, वो उसी यूनियन लीडर की थी। इस तरह पैटर्न शुरू हुआ। 2003 में चंद्रकांत ने 2 लोगों, शेखर और उमेश को मारा और फिर 2006 और 2007 में उसने उसी पैटर्न को जारी रखा। आज चंद्रकांत जेल में अपनी जिंदगी बिता रहा है, लेकिन आज भी घोसाई गांव के लोग और जो लोग चंद्रकांत के जाल से बच गए थे, उनमें वही डर है कि अगर किसी दिन चंद्रकांत पैरोल पर बाहर आ गया और उन सभी से बदला लेने लगा तो क्या होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी और कहानियों के लिए क्राइम सीन्स इंडिया को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके ही शहर की हो। मैं हूं आपका सूत्रधार और ये है